Hello students, today's topic is terms of credit. इसके पहले के वीडियो में हमने बतलाया था कि मनी एंड क्रेडिट में मनी क्या है, क्रेडिट क्या है, कोलेट्रल क्या है, 5-7 पॉइंट्स जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आज नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो भी क्रेडिट लिया जाता है, क्रेडिट करते हैं, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस क्रेडिट काम नहीं करेगा। चाहे वो हमारा क्रेडिट किसी दुकान पे हो, बैंक में हो, शॉपिंग में हो, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उसमें क्या आता है? इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या आएगा? Interest rate, collateral, documentation requirement and the mode of repayment together comprise terms of credit. Terms of credit में पहला बात आएगा इंटरेस्ट रेट, कि जो क्रेडिट हम कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। दूसरी बात आएगी कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि जो हम क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट में जो हमें मिल रहा है उसके लिए कोलैटरल क्या होगा। तीसरी चीज होगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें उसमें देने होंगे। ये सब मिल करके बनता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। वंस मोर मैं क्लियर कर दूं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? इंटरेस्ट रेट, व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट? It is defined by the person or the institutions who provide credit. ये वो तय करेंगे कि टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होगा। दूसरी चीज होगी कि कोलैटरल। कोलैटरल में क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में हमें वो क्रेडिट मिल रहा है। और तीसरी चीज होगी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, और उसमें हमारा आईडी प्रूफ होगा, रेसिडेंस प्रूफ होगा, जो कि बेहद जरूरी होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए। और उसके साथ साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, कि जो क्रेडिट हम ले रहे हैं उसको रीपे करने का मोड क्या होगा। हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, या हम ईयरली देंगे या वन टाइम देंगे। ये सारी चीज जो है तय हो जाती है कि रीपेमेंट कैसे करना है, कब करना है, उसका कंडीशन भी तय रहता है। इट मे वेरी on the nature of lender and borrowers. अब ये जो भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोलैटरल है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये वेरी कर सकता है। और ये वेरिएशन होगा, इस वेरिएशन का नेचर जो है वो लेंडर और बोरोअर पर डिपेंड करेगा। कि हमें इंटरेस्ट रेट क्या लेना है, ये लेंडर समझेगा, तय करेगा। अब बोरोअर को तय करना है कि उस इंटरेस्ट रेट पर हमें लेना है कि नहीं लेना है, तो इन दोनों के बीच का ये होगा, वेरी करेगा। दूसरी चीज होगी कोलैटरल। अब लेंडर्स कोलैटरल में क्या चाहता है? प्रॉपर्टी चाहता है, गोल्ड चाहता है, बॉन्ड चाहता है, रिटेन बॉन्ड चाहता है, क्या चाहता है, ये तय उसको करना है, क्रेडिटर्स को करना है। उसके बाद बोरोअर्स को ये तय करना है कि हाँ, इस कंडीशन पर ये चीज कोलैटरल के रूप में देकर हमें बोरो करना है कि नहीं करना है। That is why it is said that it may vary on the nature of lender and borrowers. कि terms of credit जो है वो creditors और borrowers के नेचर पर वेरी कर सकता है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल सेक्टर। अब ये इसमें मनी एंड क्रेडिट में जो दो सेक्टर काम करते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। फॉर्मल और informal sector. Formal sectors are those which are directly governed by an authorized authority. उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे, जिसकी गवर्निंग जो है वो किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी के द्वारा होता हो। जैसे जितने भी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं, ऑल द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर अंडर फॉर्मल सेक्टर, वो फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसकी सुपरविजन जो है वो आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई डायरेक्टली सुपरवाइज करती है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को,
और इन कहें कि फॉर्मल सेक्टर्स में जो आते हैं लाइक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव आर डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल सेक्टर, जिसमें कि कोऑपरेटिव्स और बैंक्स आएंगे, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, प्राइवेट बैंक है और चाहे कोऑपरेटिव है, वो सारे इस फॉर्मल सेक्टर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या है कि इसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा फॉल्स अंडर इनफॉर्मल सेक्टर। इस सेक्टर में मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये सारे आ जाते हैं। पहला चीज मैं बताऊं, मनी लेंडर्स। जैसे हम लोग देखते हैं या एग्रीकल्चर के बारे में भी जब पढ़ते हैं कि किसान जो है वो अपनी खेती के समय में किसी मनी लेंडर से बोरो करता है, जो है उधार लेता है, क्रेडिट लेता है। ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो भी क्रेडिट देते हैं, मनी देते हैं। एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ नीड मदद करते हैं, पैसे देते हैं, क्रेडिट देते हैं। तो ये मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो हैं ये आ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके लिए कोई गवर्निंग एजेंसी नहीं है। इसका गवर्नेंस या सुपरविजन आरबीआई या किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा नहीं होता है। देयर इज नो सुपरविजन इन दिस सेक्टर क्रेडिट एक्टिविटीज। इस सेक्टर की क्रेडिट एक्टिविटीज जो होंगे, इनफॉर्मल सेक्टर की जो क्रेडिट एक्टिविटीज होंगे, उसका कोई सुपरविजन करने वाला ऑथराइज्ड अथॉरिटी नहीं है। तो इसका ये नुकसान क्या है, इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि दे कैन चार्ज वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे वांट। जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वो इंटरेस्ट तय करते हैं तो उनका तय इंटरेस्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। वो जो मर्जी वो इंटरेस्ट तय कर सकते हैं और उसी हिसाब से इंटरेस्ट को वो ले सकते हैं। और जो लेंडर है वो तय कर दिया, बोरोवर्स की मजबूरी होगी तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लेगा और फिर उसे बाय फोर्स वो रीपे भी कराते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और कई बार देखा जाता है कि जो लेंडर्स हैं वो बोरोवर्स से मनी रीपे कराने के लिए अनफेयर मीन्स अपनाते हैं, धमकाना, डराना, मारना, पीटना, कई तरह से करके भी वो उनसे पैसे वसूलते हैं, जो कि अनफेयर मीन्स है। और इन अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए कोई इसमें इंस्टीट्यूशन या कोई अथॉरिटी काम नहीं करती है, इसमें नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belong to neighborhood. अब इसमें क्या होता है कि कहीं 15-20 या उससे अधिक व्यक्ति जो हैं उनका एक समूह बनता है और प्रायः इस समूह में नेबरहुड के, पड़ोस के लोग होते हैं और वे आपस में मिल करके पर मंथ एक तय राशि जो है, बहुत ही छोटी अमाउंट हो सकती है, वो 25 रुपीज करके और 100 रुपीज का अमाउंट भी हो सकता है, इससे ज्यादा और कम डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी वो होगा। और वो सेव करते हैं 25, 30, 50, 100 लोगों का समूह और वो 25, 20, 100 के हिसाब से सेविंग करते हैं और कलेक्टिवली एक अमाउंट बनता है। अब इसी अमाउंट से जो इसके मेंबर्स होंगे, जो ग्रुप मेंबर्स होंगे, एट द टाइम ऑफ नीड दे कैन टेक लोन फ्रॉम दिस स्मॉल ग्रुप। इस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके मेंबर्स जरूरत के समय पर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक तय अमाउंट लोन के रूप में लेते हैं और इसमें भी एक इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम और एक मार्जिनल इंटरेस्ट लगता है और आपस में तय इंटरेस्ट के तहत ये लोग आपसी अंडरस्टैंडिंग से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काम करता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत ही अच्छा अवधारणा है। इससे बहुत कमजोर तबके के लोगों को बहुत राहत मिलती है।
बैंक से अगर पैसे लेने हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तब जाकर के शायद उसको मिल पाए। और छोटे अमाउंट के लिए बैंक उतनी और ध्यान नहीं देती है, नहीं देगी। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर्स बन के आपस में तय करके और अमाउंट सेव करना, फिर जरूरत के समय पर इमीडिएट इंस्टेंट इससे इनको पैसे मिल जाते हैं, जिससे इनकी जरूरतें पूरी होती हैं विदाउट किसी डिफिकल्टीज को। तो इस तरह से टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्लीट हुआ। और ये जो चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट, इसके नोट्स लगभग कंप्लीट हुए, एक्सप्लेन हुए।